कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेपरेट पर्सनालिटी क्या होते हैं? ठीक है, जिसमें हमने कहा था कि कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन की तरह, एक लीगल आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ऑपरेट करती है, और इसे हमने कहा था डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। और इसी डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी से हमें ये पता चला था कि कंपनी के अंदर जो ओनर्स होते हैं उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ठीक है, मालिकान किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं होते, कंपनी होती है। ठीक है, अगर किसी कंपनी का नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, तो हम यही नाम सुनते हैं कि कंपनी इस नुकसान को बेयर करेगी, कंपनी के ऊपर इतनी लायबिलिटी है। कभी हम ये नहीं सुनते कि कंपनी के मालिकान के ऊपर कुछ आएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, फिर इसके अलावा कि हमने कहा कि जी ओनरशिप एंड कंट्रोल में डिफरेंस है। ओनरशिप्स आर द मालिकान, आर द शेयर होल्डर्स, जबकि कंट्रोल के डायरेक्टर्स। एंड फिर हमने कहा था कि अगर कंपनी के कोई पर्सन शेयर्स एक दूसरे को ट्रांसफर भी कर लेता तो उससे कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता, कंपनी सेम वैसे की वैसे ही काम करती रहेगी। अभी आगे हमारे पास छोटी 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 कुछ चीजें बड़ी बेसिक सी। बेसिकली दीज आर द कॉन्सेप्ट्स जो कि आगे हमारे हर जगह काम आने, उनको देख लेते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास शेयर कैपिटल का। ठीक है, किसी को पता है शेयर कैपिटल का मीनिंग क्या होता है? एनीवन? जी। एनीवन वांट टू ऐड व्हाट इज शेयर कैपिटल? जी, कोई बताएगा इसके बारे में? कैपिटल क्या होता है ये बता दें। टोटल अमाउंट ऑफ शेयर दैट कंपनी इशू, उर्दू में बताएंगे ये व्हाट इज कैपिटल? ये नाम मैं कई दफा आपके सामने ले चुकी हूँ कि कैपिटल का मतलब क्या होता है। सरमाया को कहते हैं, इन्वेस्टमेंट। ऐसा ही है कि हमने फलानी जगह इतना इन्वेस्ट किया, इतना सरमाया लगाया, दिस इज कैपिटल। ठीक है, तो सपोज एक कंपनी है, 100,000 उसके अंदर हमने, या किसी ने भी, सपोज एक कंपनी है, एबीसी कंपनी है, तो उसके अंदर 100,000 की इन्वेस्टमेंट हुई है। ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि यार मैं भी इस एबीसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करूं। ठीक है, मैं उन कंपनी के पास जाती हूँ, मैं कहती हूँ कि मुझे भी इसके अंदर ना, आपकी कंपनी के अंदर हिस्सा डालना है, इसमें इन्वेस्ट करना है, ताकि जब इसके प्रॉफिट्स हो तो मुझे भी शेयर आए। ठीक है, मुझे भी प्रॉफिट मिले। तो जो बंदा होता है वो कहता है कि सपोज ये बंदा मेरी कंपनी में कितना इन्वेस्ट करेगा। वो पहली बात ये सोचेगा कि मैंने 1 लाख तो इसमें खुद लगाया हुआ, ये कितना इन्वेस्ट करेगा। या आप ये सोच लें कि जी एक दुकान है, बुटीक है, और उस बुटीक की जो मालियत है, वर्थ है, सपोज गुडविल मिला के 500,000 है, और ये बुटीक है हाइका की। मैं हाइका से कहती हूँ यार मैं भी तुम्हारे इस बिजनेस में ना इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, तुम्हारी ये जो कंपनी है, बुटीक वाली जो भी कंपनी है, इस पे इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। तो हाइका सोचेगी यार मैं अपनी इस बुटीक में से, अगर ये मैं इनमें इन्वेस्ट करना चाहती हूँ तो मैं इसको कितना पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट अलाउ करूँ। यानी कि वो ये कहती है कि 95% इन्वेस्टमेंट मेरी और 5% चलो मैं इसको दे देती हूँ, थोड़े बहुत पैसे मुझे भी आ जाएंगे, और ये है कि मेरी ओनरशिप जो मेरा कंपनी और मेरे हाथ से जाएगी भी नहीं। ये भी सोच सकती है, ये भी सोच सकती है चलो 50-50 कर लेते हैं। ये भी सोच सकती है कि मैंने इस कंपनी को आगे नहीं चलाना, मैं 80% उसे कहती हूँ इन्वेस्ट कर दे और 20% अपनी इन्वेस्टमेंट रखती हूँ। डिफरेंट ऑप्शन सोच सकती है, लेकिन वट एवर ऑप्शन इट इज इसका मतलब यह है कि आप अपने बिजनेस को डिवाइड कर रहे हो, चाहे 95% 5% में, चाहे 50-50% में, चाहे 20-80% में, वट एवर इट इज, यू आर डिवाइडिंग योर बिजनेस। आप अपने बिजनेस के हिस्से कर रहे हो। ऐसा ही है, ऐसा ही हो रहा है, हिस्से हो रहे हैं। सपोज मैं कहती हूँ कि भाई मैंने तो अपने बिजनेस के ना हिस्से ही करने हैं। ठीक, मैं अपने बिजनेस के
ये मुख्तलिफ हिस्से करने। मैं कहती हूँ हर हिस्सा जो है उसका, अब जाहिर बात है वो वैल्यू होगी। एवरी पोर्शन जो भी मैं करूंगी उसकी वैल्यू, हम यहाँ पे 95% 5% करती हूँ, तो 5% की कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो मुझे उस वैल्यू को इवेल्युएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं कहती हूँ कि यार जो मेरा बिजनेस है उसके मुझे हिस्से बनाने पड़ेंगे, यानी कि उसका हिस्से की इंग्लिश क्या होती है? शेयर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर सपोज मैंने बिजनेस के इक्वल हिस्से किया, सारा इक्वल है, ठीक है, तो फिर मुझे हर उस शेयर की वैल्यू भी देनी पड़ेगी। सपोज मैं कहती हूँ एक शेयर की वैल्यू 100 है, तो अगर मुझसे कोई 2 शेयर्स लेता है तो वैल्यू होगी 200। अगर मुझसे कोई 3 शेयर लेता है तो वैल्यू होगी 300। अगर कोई मुझसे 4 शेयर लेता है तो वैल्यू होगी 400। अगर यही 5 हो जाते हैं तो वैल्यू होगी 500। तो क्या हुआ कि मैंने अपने उस कैपिटल के हिस्से कर दिए, शेयर्स बना दिए, और हर शेयर की एक वैल्यू होगी, और जो उस शेयर को खरीदेगा उसे मैं कहूंगी शेयर होल्डर। जी, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? जी, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? समझ आ गई ये बात की? ये जो शेयर कैपिटल का हम नाम सुनते हैं, इसका मतलब क्या होता है? अगर कहीं पे कैपिटल लिखा हुआ है तो समझ जाए दिस इज वन मैन शो, ये उसी की शेयर, उसी का जो है सारा का सारा हिस्सा है। लेकिन अगर शेयर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इस पर्सन ने अपने सरमाए के हिस्से किए हुए हैं, और कुछ हिस्से किसी किसी और बंदे की इन्वेस्टमेंट है। जैसे यहाँ पे हाइका ने माना कि 95 एक की है, फिर हम उसकी शेयर होल्डिंग परसेंटेज देखते हैं। हर कंपनी का जो फर्स्ट नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसमें यही लिखा होता है कि ये इस कंपनी का शेयर कैपिटल है और पर शेयर प्राइस इसमें इतनी होगी। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, एक मिनट दीजिएगा। या, ये मैं बस एंग्रो फर्टिलाइजर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। ये देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये कंसोलिडेटेड है। ये देखिए, ये हमारे पास आ गया। अगर आप यहाँ पे भी जाएं, कि देखिए इसकी बैलेंस शीट, नोट नंबर 14 है। ये शुरू में इसकी पॉलिसीज आती हैं, जैसे ये पॉलिसीज खत्म होती हैं तो हमारे पास इसके नोट शुरू होते हैं। ये देखिए शेयर कैपिटल क्या लिखा हुआ है? इशूड सब्सक्राइब ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या है? 1400 मिलियन। ठीक है, और फिर 2018 में कितना था वो भी बता रहा है। ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10। इसका मतलब है कि जो 1400 मिलियन है, इसमें जो एक शेयर है वो 10 का है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे। अगर 14 है तो एक जीरो हटा दे, आपके पास 140 मिलियन के शेयर्स हो जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स इज 140 मिलियन। ठीक है, 30। नीचे देख ले, 258 मिलियन समथिंग ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली पेड इन कैश। तो हर जगह बताते हैं कि भाई टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इतने हैं, ठीक है, और एक शेयर्स कितने का है। समझ आई? तो ये हर जगह आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये चीज इस तरह नजर आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं छोटी मोटी और चीजों की, कि किसी कंपनी का शेयर कौन ले सकता है। ये जो बुटीक है हाइका की, इसमें कौन शेयर होल्डिंग कर सकता है? कोई भी बंदा, चाहे मैं कर लूं, सादसन कर ले, कोई और कर ले,
कोई भी पर्सन इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहे तो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ओपन होता है। ठीक है, किताब की तरफ चलते हैं, वहां से पढ़ते हैं, फिर आगे चलते हैं। जी, पहले पढ़िए शेयर कैपिटल एंड मेंबर्स पढ़िए। मेंबर जो है ना, हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़े से और कॉन्सेप्ट्स ले लें, फिर पढ़ेंगे कि मेंबर एग्जैक्टली क्या होता है। हु कैन ओन शेयर्स, पढ़िए, पढ़ने के बाद डन का मैसेज कीजिए। जी, पढ़ लिए। आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, बड़ा स्लो स्लो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ओके, अगला पढ़िए ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ये तो हमने पढ़ लिया है। जी, शेयर ट्रांसफर देन परपेचुअल सक्सेशन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जस्ट इसको गो थ्रू करना है। हो गया। चले आगे पढ़े, आगे गो अहेड दीजिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। अब ये हम ऑलरेडी वैसे ना कॉन्सेप्ट में आपको दे चुके हैं, लेकिन एक दफा फिर हम इसको रिवाइज करेंगे कि कंपनी, अगर लाइबिलिटी की बात आती है, किसी डेट की बात आती है, तो कंपनी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, कोई भी चीज है, जैसा कंपनी एक लीगल पर्सन की तरह ऑपरेट करती है, एक लीगल आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ऑपरेट करती है, या डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, ये सारी चीजें एक ही चीज की तरफ इंडिकेशन करती है। लीगल पर्सन, आर्टिफिशियल, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, सभी। कंपनी अपने डेट खुद लेती है, अपनी ऑब्लिगेशंस खुद फिल करती है, रिसीवेबल्स लेने हो अपने खुद कलेक्ट करती है, टैक्सेशन पे करनी हो खुद करती है, सारे काम खुद करती है। तो अपनी हर चीज के लिए कंपनी इज लायबल। ऐसा ये कंपनी लायबल होगी अपने तमाम मामलात के लिए। अगर बात करें हम मेंबर्स की या ओनर्स की, यानी कि शेयर होल्डर्स की, तो वो लायबल नहीं होंगे कंपनी के मामलात के लिए। क्यों? ओनर्स कौन थे? मालिकान, जिन्होंने पैसा लगाया है। ऐसा ही है, वो है पैसा लगाने वाले लोग। और हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था, कोई ओनर जाके डायरेक्टर भी बन जाए। ठीक है, कि उसके पास शेयर्स हैं, वो ओनर है, लेकिन वो डायरेक्टर की पोजीशन पे भी बैठा हुआ है, लेकिन बीइंग एन ओनर, वो उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी फॉर द डेट्स या इस तरह की चीजों के लिए। हाँ, लाइबल किस चीज के लिए होगा, कि सपोज उसने कहा है कि जी मैंने शेयर्स लेने हैं 1 लाख रुपए के। ठीक है, 1 लाख के उसने शेयर्स लेने हैं, हिस्सेदारी डालनी है, और उसने 50,000 दे दिया, और रिमेनिंग 50,000 पेंडिंग है। तो वो इस 50,000 जो रिमेनिंग है उसके लिए लाइबल होगा, जो उसने देना था।
अदरवाइज जो कंपनी के मामलात हैं कि कंपनी ने किसी का डेट देना है, कंपनी ने किसी को कोई प्रोडक्ट सप्लाई करना है, उसके लिए वो लाइबल नहीं होगा। हाँ, वो लाइबल होगा उस अमाउंट के लिए जो कि होगी अनपेड ऑन शेयर्स, कि उसने जो शेयर्स लिए थे उसके ऊपर अनपेड रहेगी। तो समझ आ गई, कंपनी हर चीज के लिए लाइबल है। ओनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, वो सिर्फ लाइबल होंगे फॉर अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स। डायरेक्टर्स की बात करें, डायरेक्टर्स का काम क्या था? कंपनी को उनके विजन के मुताबिक चलाना, कंपनी को उसके मिशन के मुताबिक चलाना, कंपनी को गाइड करना कि वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाए, कंपनी को ऐसी स्ट्रैटेजी बनाना, ऐसा ही। तो यूजुअली डायरेक्टर तब रिस्पॉन्सिबल होगा, डायरेक्टर तब लाइबल होगा जब उसकी नेग्लिजेंस होगी, उसकी गफलत होगी। ऐसा ही है, जब डायरेक्टर ने अपनी ड्यू डिलिजेंस के साथ काम नहीं किया होगा, नॉट एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस। क्यों? हमने उसको कंपनी सौंपी थी, हमने उस पर ट्रस्ट किया था, फिडुशियरी बिहेवियर था हमारा कि तुम कंपनी के को संभालो, तुम कंपनी के विजन को अकम्प्लिश करो। तो अगर डायरेक्टर ने उसमें नेग्लिजेंस की, अगर डायरेक्टर ने ड्यू डिलिजेंस के साथ काम नहीं किया, एहतियात के साथ काम नहीं किया, तब वो लाइबल होगा, अदरवाइज उसके ऊपर किसी किस्म की लाइबिलिटी नहीं आएगी। चले जी, जल्दी से इसको किताब में पढ़ते हैं जी। लाइबिलिटी ऑफ कंपनी पढ़िए, देन लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स एंड देन लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। पढ़ने के बटन का मैसेज कीजिए। डन। ओके, गुड जॉब। सो आज अगला पेज हमने कर लिया, ठीक है। और कल इंशाल्लाह, अच्छा ये भी पढ़ लें, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स हो गया। ये पार्शली पेड अप शेयर्स क्या होते हैं? एक पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि पार्शली पेड अप शेयर्स पहले ना होता था कि जी सपोज अगर मतलब मेरे शेयर्स हैं, मैंने 10,000 के शेयर्स लिए हैं और मैं उनसे कहती हूँ कि मैं 5,000 अभी दे देती हूँ, 5,000 बाद में दे दूंगी, ठीक है, ये नाउ है और ये पेंडिंग कर देती हूँ। तो पहले ये होता था, जिसकी वजह से ये लाइबिलिटी आती थी कि भाई मेंबर्स लाइबल होंगे सिर्फ इस 5,000 के लिए जो पेंडिंग है। अब ये खत्म हो गया, अब पार्शली पेड अप शेयर्स खत्म हो गए, अब इशू नहीं होंगे। लेकिन पुराने तो इशू हुए हुए हैं, ऐसा ही है, पुराने पिछले तो चल रहे हैं कि इन्हीं के 2000 कंपनीज एक्ट 2017 के बाद नहीं इशू होंगे। अभी जब भी कोई शेयर्स इशू करेगा तो फुली पेड करेंगे कि आपने पूरे पूरे पैसे देने। लेकिन सिंस वो पुराने चल रहे हैं, तो उन पुराने के केस में वो लिखा हुआ है देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल ऑफ नो फर्दर लाइबिलिटी, कि भाई ये लाइबिलिटी भी नहीं रहेगी।
but only when the shares issued by the company have not yet been fully paid up. कि भाई since कंपनीज एक्ट 2017 के बाद अब कोई भी पार्शली पेड अप शेयर्स इशू नहीं कर सकता, लेकिन वो जो पहले हुए भी थे, कोई 2015 में जो 14 में हुए, 13 में हुए, 12 में हुए, 11 में हुए, तो उस केस में फिर मेंबर्स की लायबिलिटी होगी। लेकिन वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2017 के बाद बनी है, उसमें इस किस्म की कोई लायबिलिटी आपको नजर नहीं आएगी। मेंबर्स इस तरह की चीज के लिए लायबल नहीं होंगे, ठीक है। एंड यही लिखा हुआ है, liability of owners of a company for the debts of the company is limited to the amount of their investment. कि भाई सपोज अगर मैंने कंपनी में 10,000 का इन्वेस्ट किया हुआ है, कंपनी कल को डूब जाती है, बैंक करप्ट हो जाती है, तो मेरे सिर्फ 10,000 रुपए ही जाएंगे, वो जो मैंने इन्वेस्ट किए थे। ये नहीं होगा कि कंपनी वाले कहें कि यार हमारी कंपनी डूब गई है, आपके हम ना एसेट्स बेच के ना कंपनी की लायबिलिटीज को पूरा करेंगे। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कंपनी के शेयर्स ले लिए स्टॉक एक्सचेंज पे, कंपनी बैंकरप्ट होगी, तो जितनी की आपने इन्वेस्टमेंट किया वही डूब गई, वो खत्म होगी, उसके अलावा आप किसी चीज के लिए लायबल नहीं होंगे। ये नहीं होगा कि कंपनी वाले कहें कि जी आप तो शेयर होल्डर्स थे, आप अपना घर बेच के ना हमारी लायबिलिटीज को पूरा करें, हमारे क्रेडिटर्स के पैसे दें, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो यही बात लिखी हुई है कि लायबिलिटी ऑफ ओनर्स ऑफ ए कंपनी फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, कि सिर्फ जितनी इन्वेस्टमेंट है उसी के लिए लाइबल होंगे। अगर वो अनपेड है तब भी उसी के लिए लाइबल होंगे, और वो कल को वो पैसे डूबते हैं तो वो उतने ही डूबेंगे, इसके अलावा नहीं डूबेंगे। सही है, समझ गए बात को? ठीक है, तो चलें यहाँ पे करते हैं आज की क्लास को एंड। आज हमने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम इसको भी कंपनसेट कर लें, ठीक है। अच्छे से पढ़िएगा इसको, 10 मिनट से भी कम टाइम लगेगा, एक दफ़ा पढ़ना है और एक दफ़ा ज़बानी आपने गो थ्रू करना है कि अच्छा इस पेज के अंदर ये बातें लिखी हुई थी और इस बात का ये मतलब है। चले जी, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।